चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बड़ा खेल कर दिया है। जो 2020 में जीतने के बाद छोड़कर चले गए थे, अब वे भी हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जहां दर्शकों, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल का खेल पलट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और इजहार अस्फी की ताजा तस्वीरें तेजस्वी यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या किया कि बगावत करने वाले भी समर्थन में आ गए और जो छोड़कर चले गए थे अब वे भी गले मिल रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी ने साफ कर दिया है कि अब हम उप मुख्यमंत्री पद से नहीं मानेंगे, सीमांचल का बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? क्या वाकई ओवैसी को साथ ना लेना तेजस्वी यादव को भारी पड़ेगा? क्या सच में एआईएमआईएम महागठबंधन का खेल बिगाड़ देगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। दरअसल साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद उन 5 में से 4 विधायक राजद यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए। इनमें कोचाधामन से जीते इजहार अस्फी भी शामिल थे, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम में वापसी कर ली है। ताजा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी और इजहार अस्फी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूं तो सियासत में असदुद्दीन ओवैसी नेतृत्व करते हैं, आगे रहते हैं, लेकिन जब बात नमाज की आई तो इजहार अस्फी इमामत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ा रहे थे, और असदुद्दीन ओवैसी पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। अब बात करते हैं कि आखिर यह करिश्मा कैसे हुआ? जो खिलाफत कर रहे थे अब वे समर्थन में आ गए हैं। दरअसल एआईएमआईएम के जिन 5 विधायकों ने साल 2020 में जीत हासिल की थी, उनमें से बिहार एआईएमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान को छोड़कर 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। एआईएमआईएम के खिलाफ बगावत कर आरजेडी में शामिल हुए शहनवाज आलम को छोड़कर अन्य 3 विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, सैयद रकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी को आरजेडी ने इस बार टिकट नहीं दिया। इन तीनों विधायकों के अरमानों पर पानी फेरते हुए आरजेडी ने कोचाधामन से मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बैसी सीट से अब्दुल सुबहान और बहादुरगंज सीट से कांग्रेस ने मुसब्बिर आलम को उम्मीदवार बनाया है। अब इजहार अस्फी का टिकट कटा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद निवर्तमान विधायक इजहार अस्फी के बेटे इम्तियाज अस्फी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और एआईएमआईएम को समर्थन देने का फैसला किया। इसके बाद से निवर्तमान विधायक के बेटे इम्तियाज अस्फी एआईएमआईएम के प्रत्याशी की चुनावी जनसभाओं में मंच साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद का टिकट दलालों ने चोरी कर लिया। अब इसका फैसला जनता करेगी और करारा जवाब देगी। ओवैसी और इजहार अस्फी की यह तस्वीर महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहले महागठबंधन से हाथ मिलाने की पेशकश की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़ों और समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे थे गठबंधन की मांग को लेकर। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में तीसरा मोर्चा बना लिया। एआईएमआईएम ने आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन किया है। इसके अलावा ओवैसी का एक ताजा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब ओवैसी सिर्फ डिप्टी सीएम पद से नहीं मानेगा, सीमांचल का बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा। इस बयान का सीधा सा मतलब यह निकाला जा सकता है कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 3-4 सीटों की जरूरत पड़ी, यानी महागठबंधन का पेच फंसा, तो ओवैसी मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद या किसी भी लालच में समर्थन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना होगा, उनकी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, इसी शर्त पर समर्थन दी जाएगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने इस बार 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से अधिकांश सीटें सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। यही वजह है कि अब उसकी बढ़ती मौजूदगी को राजद, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी के महागठबंधन द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब चलिए देखते हैं कि कोचाधामन सीट पर क्या माहौल है, जनता किसके समर्थन में है। मिल्लत टाइम्स की टीम ने जब कोचाधामन की
जनता से बात की तो लोगों ने क्या कहा, लोगों की क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद मजहर आलम। मजहर आलम साहब, क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा चूड़ी का दुकान करते हैं। किस चीज का? मनिहारा कॉस्मेटिक का। अच्छा, कॉस्मेटिक का। तो मस्जिद मदरसा में नहीं है आप? नहीं, तो कहाँ घर है आपका अभी? साकिन काठा मठा इसी एरिया में बरबटा पड़ता है? जी। कोचाधामन विधानसभा में। तो कौन बनेगा यहाँ का एमएलए इस बार? इस बार सरवर साहब एमएलए बनेगा। क्यों? इसलिए कि योगा है और अवेसी साहब हर मुद्दे में बात कर रहा है, मुसलमान के हित में बात कर रहा है अवेसी साहब, तो वोट अवेसी साहब को मिलना चाहिए। वैसी की पार्टी से वो सरवर आलम जी। लेकिन वैसी की पार्टी को पिछले बार भी आप लोगों ने वोट किया इजहार रस्फी को, और वो चले गए आरजेडी में। तो जो एमआईएम का होता है, वैसी साहब का जो आदमी होता है वो गद्दारी करता है, छोड़ के चला जाता है। लेकिन हम लोग तो छोड़ के नहीं जाते हैं वोटर लोग। हम लोग तो अवेसी साहब का फैन है, अवेसी साहब का मुरीद है और उसी को हम लोग मुरीद है वैसी साहब? जी। ऐसा क्यों? ऐसा कि हर क्या उन्होंने कहा मुरीद बन गए? हर चीज पे हर मुद्दे पे अवेसी साहब बोलते हैं। विधानसभा हो या लोकसभा, कहीं भी वो कोई भी मामला हो वही अवेसी साहब बोलते हैं। तो हक भी बनता है अवेसी साहब को वोट जाए हमारा। लेकिन मास्टर मुजाहिद आलम करे कि हम यहाँ के जमीनी नेता है, जदयू को छोड़कर आए, हमको वोट मिलना चाहिए। ना, मास्टर मुजाहिद के बारे में क्या बोलेंगे? वो अगर जनता का अगर हित में अगर होता तो क्या कहता, एमआईएम ज्वाइन करता, लोगों का अगर भलाई चाहता। वो कह आरजेडी की सरकार बनने वाली, इसलिए ज्वाइन क्यों? आरजेडी का सरकार बने, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर आरजेडी का सरकार बनता तो हमारे यहाँ का जो है अवेसी साहब को गठबंधन में लेता। इजहार रस्फी के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, बेचारा को टिकट नहीं मिला तो अफसोस है। अफसोस है जी। और उन्होंने ये हक था उनका। हक था जी, हक था, पूरा हक था, लेकिन उन्होंने इसका टिकट काट दिया। लेकिन पूरा हक था इजहार एसपी का कि आरजेडी का टिकट मिलना। जी। ये और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? तंजीर आलम। क्या करते हैं तनसीर भाई आप? हम अपना काम काज कर रहे हैं, काम काज कर रहे खेती हैं। बाड़ी। हाँ, चुनाव का क्या चल रहा है इधर? एमआईएम चल रहा है सब। एमआईएम? जी, सब एमआईएम। एमआईएम का तो नया एक तरफा सिर्फ एमआईएम है सब। नया नहीं, हम युवा लोग सब पुराना है। है। 15 साल पहले से हम लोग जानते हैं कि एमआईएम ऐसा 2015 से से कि आप लोग उसके साथ खड़े हैं यहाँ पर। वो हर मुद्दा पे बात कर रहा है एमआईएम अवेसी साहब। इस हर विधानसभा से 2020 में टिकट मिला था इजहार रस्फी को, जीत भी गए, लेकिन इजहार रस्फी आरजेडी में चले गए। क्या बोलेंगे इजहार रस्फी के लिए? इजहार रस्फी साहब बहुत अच्छा नेता है, लोगों का बहुत भला किया है। उसको टिकट नहीं मिला, वो बेचारा नाराज है। कोई दिक्कत नहीं उसका। अभी जो एलिया जो मतलब ये है गुड्डू भैया, वो सपोर्ट किया है अभी इधर। क्या लगता है एमआईएम ज्वाइन कर लेना चाहिए इजहार रस्फी को? जी, इंशाल्लाह कर लिया है। कर लिया है? जी, कर लिया है। दोबारा पार्टी में मिल गई जगह? मिल गई वो पुराना गद्दारी जगह की थी, अपना धोखा दिया था उन्होंने। धोखा दिया उसको। इसके बावजूद क्यों पार्टी में जगह मिली? पार्टी में जगह इसलिए मिलेगी वो लायक था, वो लायक था। बाकी उसका बच्चों। बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? इधर आ जाइए, इधर सब लोग तो अच्छा रहेगा पीछे ना। जी, मेरा नाम मोहम्मद इंतखा वाला है। क्या करते हैं इंतखाब भाई आप? जी, मैं अभी छोटा दरसगाह चला रहा हूँ, अच्छा, दरसगाह चला रहे हैं। किस चीज की दरसगाह? दीनी तालीम की। दीनी तालीम, माशाल्लाह। क्या क्या पढ़ाते हैं दीनी तालीम में बच्चों को? दीनी तालीम में नूरानी कायदा, अम्मा पारा, कुरान शरीफ, और एक बच्ची हिफ्ज़ भी कर रही है माशाल्लाह मेरे पास। बच्ची भी हिफ्ज कर रही है? जी। यहाँ के बच्चे ज्यादातर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं अब? नहीं, दोनों जगह तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी है तो दीनी तालीम भी हासिल करना तो जरूरी है। बच्चे पढ़ा रहे हैं ना दीनी जी, तालीम जी, अपने जी। बच्चों को? दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों चीज। तो ये बताइए इंतखाब भाई के अपना एमएलए इस बार किसको बनाने वाले हैं आप लोग? जी, इस बार तो हम लोग फिर सोचे हैं कि एमआईएम से ही एमएलए बने, इसलिए कि हम लोग अगले मर्तबा जो चीज़ सोच के दिए थे वोट, तो इत्तेफाक से बदनसीबी से हमारे एमएलए सभी पार्टी छोड़ दिए थे। तो अब ये तो पब्लिक का कसूर नहीं है, इसमें एमएलए साहब का है। तो एक आदमी की वजह से एक पार्टी को हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग सोचे हैं कि कम से कम मुकम्मल 5 साल हम जब तक कारकर्दगी नहीं देखेंगे किसी भी पार्टी के एमएलए का, तो हम उस तब तक फैसला नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपका एआईएमआईएम से एमएलए का उम्मीदवार है सरवर आलम, कौन है? जरा इनका बैकग्राउंड बताइए आप। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं सरवर आलम एक मर्तबा वो जिला पार्षद रह चुके थे, और साथ ही वो जिला संघ का वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन हमारे इलाके में वो एज ए विधायक प्रत्याशी नए आए हैं, लेकिन कैंडिडेट अच्छा है, बोलबाला है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, जैसा होना चाहिए एक एमएलए के अंदर, वो सारी क्वालिटी उसके अंदर देखने को मिल रही है। मैंने सुना मास्टर मुजाहिद की बड़ी चर्चा है,
वो वफ के मुद्दे पर जदयू को छोड़कर आए आरजेडी में। उनका चर्चा सिर्फ फेसबुक में है, ज़मीनी स्तर में उनका चर्चा नहीं है। आप लोग हर जगह जाते होंगे, ये खासकर देखते होंगे सिर्फ फेसबुक में ही उनका चर्चा है। ज़मीनी स्तर पे अगर है, जमीनी नेता है, वो कहने का है, कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है, बट ज़मीन में जो उतरे, जो ज़मीन में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग को पता है कि ज़मीन में क्या है। तो मास्टर मुजाहिद का चांस नहीं है। किसके बीच में लड़ाई है जो कोचा दामन में? ये तो लड़ाई हमको तो लग नहीं रहा है कि किसी से हम लोग की लड़ाई है। इतना यकीन है कि हम लोग जीत रहे हैं। पार्टी के वर्कर बने हुए हैं हम लोग पार्टी के वर्कर नहीं, बस जो हक है, जो हक के लिए हमारा लड़ता है, हम उसके लिए हैं। अब उसके लिए है। हाँ। लोग कह रहे नहीं, हैं कि दरअसल में ये है सर, मास्टर मुजाहिद हकीकत में वो जमीनी स्तर का नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो आरजेडी का जनाधार कोचा दामन में नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। मास्टर मुजाहिद के बारे में हम ये कह रहे थे कि उनका जो अभी क्षेत्र में जो उनका खुद का जो वर्कर है, हाँ, उसका वहीं तक अभी नजर आ रहा है। लेकिन एक जो पार्टी का जो बेनिफिट होता है एक कैंडिडेट के साथ, वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उस पार्टी को अगर थोड़ा बहुत यहाँ किसी ने मजबूत किया था तो वो माननीय विधायक जी किया था, और जब इसको टिकट नहीं मिला तो वो उस पार्टी से अपना नाता रिश्ता लगता है कि तोड़ दिया है। अच्छा। तो यहाँ जो आरजेडी को जिसने यहाँ पर फिर से उसको बनाया, तो वो कार्यकर्ता इनसे जुड़ा हुआ था, ना कि उनसे जुड़ा हुआ था। तो इनके साइड होने से हमको लगता है कि शायद आरजेडी इनसे जुड़ा हुआ था, इनको साइड होने से इस चीज़ का नुकसान होगा। और मास्टर साहब भी है, लेकिन लगता है कि कोचा धामन में लड़ाई दोनों का ही है, एमआईएम वर्सेस मास्टर साहब। और जदयू का कौन है यहाँ से उम्मीदवार? जेडीयू का नहीं, यहाँ से बीजेपी सुनने में बीजेपी का है। कौन है बीजेपी का? नहीं देखे नहीं है, लेकिन नाम सुनने में आया कि मीना देवी या बीना देवी कुछ ऐसा है। कितना वोट है मुसलमानों का, कितना वोट है यहाँ और दूसरों का कितना वोट है इस सीट पर? इस सीट पर मुसलमानों का तकरीबन 70%। 70% मुस्लिम वोट है इस सीट पर। हमेशा मुसलमान ही विधायक बनता रहा। अख्तरुल इमान भी तो यहाँ के विधायक रहे एक बार। हाँ, एक बार नहीं बल्कि 3 बार विधायक रहे। 3 बार विधायक रहे आरजेडी से। जी, अख्तरुल ईमान ही आरजेडी से यहाँ विधायक रह चुके हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, उनके बाद कोई आरजेडी का विधायक नहीं? अख्तरुल ईमान कोचा धामन और आरजेडी को छोड़ा तो आरजेडी का यहाँ से वजूद खत्म हो गया। ऐसा यहाँ का माहौल है। तो दोबारा आरजेडी के लिए चांस नहीं है यहाँ? इस बार अवेशी 1 लाख पार है। इस बार किसी का हवा नहीं चलने वाला लेकिन है। वैसे के बारे में लोग बोलते हैं कि हैदराबाद का है, यहाँ करके क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? बिहार में सरकार बनेगी आरजेडी की। हर मुद्दे पे बात करने वाला है। हर मुद्दे में अवेशी साहब जो बात कर रहे हैं, तो इन्हीं लोग का, जैसा कि मास्टर साहब का जो 10,000 5,000 जो वर्कर है, वही लोग बोलते हैं कि बाहरी हैदराबाद हैदराबाद। तो भाई आपका कौन सा है? ये आपका भी तो इटली का है। सोनिया गांधी राहुल गांधी कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है। बीजेपी वो तो तो बोलते हैं कि इटली की हो, तो यहाँ की नहीं, हम लोग भी आप बोलते हैं भाई। आप हैदराबाद बोल रहे हैं, आपको हैदराबादी बोला जाएगा तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, हम लोग को बोलता है हैदराबाद हैदराबाद, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई और भी तो है। सोनिया गांधी इटली का है, तो ये हिंदुस्तान से तो बाहर है, तो उसको क्यों नहीं बोला जाता है? वो भी गठबंधन में आरजेडी का है। अच्छा, यहाँ लोगों को शिकायत है, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि एआईएमआईएम ने अपने पुराने वर्करों को टिकट नहीं दिया, पैसा लेकर के नए लोगों को टिकट दे दिया है। देखिए, नहीं, बात दरअसल ये है कि हर एक पार्टी जीतने के लिए मैदान में उतरती है, ना कि हारने के लिए। एमआईएम में पुराने वर्कर, तो जाहिर है वर्कर पुराना वो तब साबित करता है जब चुनाव करीब आता है ना, तो 2-3 महीना पहले वो क्षेत्र में निकल जाता है, अपने आप को कहता है कि हम बहुत पुराने वर्कर हैं। पुराने वर्कर होने का मतलब ये नहीं कि क्षेत्र में आपको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम पुराना वर्कर हैं। पुराना वर्कर होने के नाते आपको पहचान भी होना चाहिए कि हमको क्षेत्र में पब्लिक से हम रूबरू हैं, पब्लिक हमको पहचानता भी है। बस चुनाव ही करीब आता है, चुनाव के वक्त जी मैदान। क्या नाम है चाचा आपका? अपना आपको जसीम अख्तर। कौन बनेगा इस बार यहाँ का विधायक? सरवर सरवर एमआईएम वाला जी। मास्टर मुजाहिद उनका तो खैर यहाँ को कोई चांस नहीं है अभी। क्यों? वो तो 2 बार एमएलए रह चुके यहाँ के। रहेगा तो क्या हो, वो तो अख्तरुल इमान का दिन था कि वो रह गया। वो कौन बनेगा विधायक यहाँ का? यहाँ का विधायक सरवर आलम साहब बनेंगे। सरवर आलम आप लोग सरवर आलम को वोट कर रहे हैं या वैसे को देखकर वोट कर रहे हैं? यहाँ अवेशी को देख करके वोट किया जाएगा, ना कि सरवर साहब को देख करके। सारे लोग वैसे के सपोर्टर आप? जी बिल्कुल। हाँ? लेकिन आप लोग क्या नहीं चाहते कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए? वैसे साहब 2 सीट लेकर 4 सीट लेकर क्या करेंगे? सरकार तो नहीं बनेगी ना। गठबंधन में लेने के बाद ही तेजस्वी का सरकार बनेगा। पतंग छाप का ही सीट आएगा, 15-20 सीट।
अवैसी को गठबंधन में लेगा तब सरकार बनेगा, चाहे किसी का सरकार बने। गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन में नहीं बनेगा तो फिर अवैसी को ही लेना पड़ेगा सरकार बनने के लिए। हाँ, घुटना टेक करके आना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि बिहार में अभी चूँकि बीजेपी अब अपनी सरकार बनाना चाह रही है, नीतीश कुमार बेहद कमज़ोर हैं और आरजेडी के लोग सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने, मुसलमानों को रोज़गार मिले, मुसलमानों को हर तरह की फैसिलिटी मिले? हम लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव जी सरकार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम लोग ने प्रस्ताव रखा, हमारे जो मजलिस के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा, अख्तुल ईमान साहब, वो ढोल बजा करके गए और वो चिट्ठी लिख के उनको कि हमको भी शामिल कर लिए, क्योंकि सेकुलर वोट का बिखराव ना हो। सब किसी का मुद्दा वही था कि सेकुलर वोट का बिखराव ना हो, लेकिन अगर उनको नीयत अगर साफ होती तेजस्वी यादव का तो वो सबसे पहले MIM, क्योंकि यहाँ पर मजबूत एक पार्टी थी, क्योंकि पिछली बार उनका 5 सीट आया हुआ था और उसका डिमांड था कि हमको 6 ही सीट दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 सीट के लिए उसको एग्री होना था, एग्री नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ का हर एक आदमी ये सोचा है कि जब हम लोग के बारे में वो नहीं सोचता है तो हम क्यों सोचे। हमारे लिए, हमारे मुस्लिमों के लिए एक लीडर आया है हम लोग का बिहार में, हम लोग का मेजोरिटी यहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग उसको यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हम लोग को लेकर के नहीं चलेंगे तो हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपना क़यादत खड़ी करेंगे, बस यही सोच है। इसी वजह से MIM को वोट देंगे इस बार। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, हमने भी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। मुसलमान का वोट लेना चाहता है, बस हो गया। मुसलमान का वोट लेना चाहता है, मुसलमान का हक के बारे में नहीं बोलना चाहता है वो कुछ। वो उनके लोग कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मुसलमानों को बनाया जाएगा। कौन कह रहे हैं? देखिए, आबादी के हिसाब से तेजस्वी यादव ऐलान किया था चुनाव से पहले कि आबादी के हिसाब से हम सीट का बंटवारा करेंगे। मुसलमान का आबादी 18% 17% समथिंग ऐसा है, तो 17% के हिसाब से तकरीबन मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए 35 से 40, लेकिन महागठबंधन वाला ने टिकट दिया है 18 से शायद 20 या कुछ ऐसा ही। नहीं, आरजेडी ने तो 18 दिया है और पूरे गठबंधन ने 29-30 को टिकट दिया है। कम से कम 45-50 मिलना चाहिए था। 45-50 मिलना चाहिए था। एक तो हमको आप सीट कम दे रहे हैं, अगर हमको 30 या 35 सीट दे रहे हैं उसमें से सब तो जीतेगा नहीं, कम जीतेगा। ज़्यादा सीट दीजिएगा तभी तो हमारा ज़्यादा नुमाइंदा वहाँ जा करके पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। आपकी पार्टी, जिस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं IMIM को, लोग कहते हैं कि बीजेपी इस पार्टी की वजह से फ़ायदा उठाती है, ये लोग बीजेपी की B टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कोई अपना अपना मैनिफेस्टो रखता है, अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में बात को रखता है। बात बाकी रही ये सब चीज़, पहले भी अभी साहब आए हुए थे, यहाँ पर जीत चुके थे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, पहले देखिए, पहले भी यहाँ पर MIM जीत चुकी है, इससे पहले भी 5 सीट आई थी। कोई ज़रूरी नहीं कि वो B टीम है, इसी वजह से यही B टीम को हटाने के लिए ये लेकर के आए थे कि हमको भी गठबंधन में शामिल कीजिए। जब आप गठबंधन में शामिल नहीं किए तो आप नहीं कह सकते कि वो बीजेपी का B टीम है, कैसे कहिएगा? हम लोग तो नहीं मानेंगे। हो गया बीजेपी को B टीम नहीं है, आपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। हाँ, हम नहीं है, क्योंकि हम तो, आप अगर हमको B टीम कह रहे हैं तो हम आपको प्रस्ताव रखे आपके पास कि हमको भी शामिल कीजिए महागठबंधन में। का इंटरव्यू लिया तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हैदराबाद की पार्टी है, हम हैदराबाद में चुनाव जाकर नहीं लड़ते, तो ओवैसी साहब इधर आ जाइए। आप लोग है ना, ओवैसी साहब यहाँ के क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी कहाँ के हैं? बिहार के हैं? इंडियन शहरी है वो। नहीं, कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं ना। जी। उनका कांग्रेस लड़ रहा है इलेक्शन यहाँ। बिल्कुल। वो कैसे लड़ रहे हैं फिर? वो भी तो बाहर के हैं। अब इस हिसाब तो अपना पर्सनली वोटिंग के लिए नहीं आते हैं, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं यहाँ, अपनी पार्टी की कैंडिडेट खुद इलेक्शन लड़े तब आप कह सकते कि बाहरी आया। अगर राहुल गांधी लड़ सकता है कांग्रेस लेकर के, तो MIM क्यों नहीं लड़ सकता? लेकिन यही बात अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, प्रशांत किशोर का कोई बात ही नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर अभी न्यू आए हैं, वो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लाएंगे कितने सीट वो चीज देख लीजिएगा, आने वाला वक्त ज़्यादा समय नहीं है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, आपको पता चल बहुत अहम है। प्रशांत किशोर ने भी कहा, बहुत सारे लोग ये नैरेटिव चलाते हैं कि वैसी हैदराबाद के हैं तो उनको यहाँ के चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वैसे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर यही दलील बनाई जाए तो फिर हर एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपका घर गोपालगंज में है तो आप किशनगंज में आकर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप पटना में रहते हैं तो कटिहार में क्यों आकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ आकर क्यों पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ के लोग चुनावी मैदान में आते हैं। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या है कि आप लोगों ने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए कभी मुतालबा किया, इन मुद्दों पर वोट दिया, अपने MLA से मुतालबा किया आप लोगों ने कभी? इन लोगों से क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद। सबसे पहली बात, मैं आपका मिलत टाइम से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ जी। माशाल्लाह। आपका हर एक एपिसोड देखता हूँ मैं, बहुत दिन से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने बहुत ही
एन टाइम में हमको मिला है। हम घर जाने वाले थे, हम यहीं अपना कारोबार करते हैं। सबसे मिल टाइम्स को हम लगभग 3-4 साल से देख रहे हैं। पूरी नजर रखते हैं आप? बिल्कुल, हर एपिसोड देखते हैं आपका हम। माशाल्लाह। आज भी सुबह भी देखे आज। अच्छा, सुबह भी देखे? जी। उम्मीद थी आने की मुझे? नहीं, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन हमको इतना पता था कि आप आ रहा। 4 दिन पहले आप बोले थे हम बिहार पटना में जब आप थे। बिल्कुल आखिर में बोला था मैंने, उसको भी सुन लिया आपने? जी। तो माशाल्लाह, बड़े हमारे अच्छे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, आखिर तक पूरी वीडियो देखते हैं। चाय पियेंगे साथ में भी आपके। अब आपको बताइए। इंशाल्लाह आप आए हैं हमारे सीमांचल में, हमारा यहाँ का मेहमानदारी आप भी देखेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है जी, हमको पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उससे मतलब नहीं, हमारा यहाँ काम कौन बेहतर करेगा जी, उसकी ज़रूरत है। एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे खस्ता हाल में है तो हमारे सीमांचल के अंदर है। स्वास्थ्य सबसे खराब स्थिति में है तो हमारा सीमांचल में है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों सबसे एकदम निचले स्तर में है। इसका सवाल कोई नहीं करेगा आपसे, किसी कैंडिडेट से कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी, पतंग, उससे मतलब नहीं भाई। आप कैंडिडेट बढ़िया चुनिए, आपका एमएलए बेहतर रहेगा, आपके लिए काम कौन करता है और कौन करेगा, आप उसको चुनिए। आप अपने कैंडिडेट से सवाल कीजिए कि आपको हम मनाएंगे, आप हमारे लिए क्या करोगे। राहुल गांधी तो आगे यहाँ कुछ करेगा नहीं, न ओवैसी साहब आगे करेंगे, न पीएम मोदी आगे करेंगे, कोई नहीं करेंगे। आपका क्षेत्र का जो एमएलए होगा वही आपके लिए करेगा जो भी करना होगा। तो भाई ये सवाल रखिए, तो आप अपने भविष्य बारे के आप अपने, हमारा भविष्य जो है तो वही। आपका जो एमएलए है पिछले 5 सालों से, जी, रसफी, उसने कितना काम नहीं, किया? हम तो उस क्षेत्र से, अमोर से हैं हम। अच्छा, अमौर से हैं? जी। तो अमौर के एमएलए अख्तरुल इमान ने कितना काम किया? इल्ला माशाल्लाह बढ़िया काम किया है। हम सवाल कर रहे हैं, बढ़िया काम किया है। हम इधर आकर के बढ़िया काम किया है। क्षेत्र पहले जो स्थिति में था उससे बेहतर स्थिति में है फिलहाल, लेकिन क़यादत की बात है तो हम भी पतंग में वोट दिए हैं। हम भी अल्लाह से डर के बोलते हैं, कल क़यामत के दिन हमको भी पूछ होगा, हम भी पतंग को ही वोट दिए हैं। लेकिन हम हमारे उलमा को सबसे निचले स्तर में रखा, हमको इस बात के सबसे ज़्यादा दुखी है हम। टिकट जो नहीं मिला, जी, हम इससे सबसे ज़्यादा हम इस बात से दुख हैं कि हमारा उलमा हर स्टेज में जाके चिल्ला, जो भी बोलना होता है बोलता है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे उलमा खुद खुशी फांसी कबूल किया, लेकिन अंग्रेज़ों का क्या कहते हैं कि गुलामी पसंद नहीं किया। हम आज हमारा उलमा क्या सबसे निचले दर में, किसी भी स्थिति में हो। फिर उलमा को भी टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम हमारा हिस्सेदारी है तो हमारे उलमा को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा ता क़यामत तक, और जब से दुनिया है आवाज़ हमारा उलमा ही हमारे लिए उठाए हैं, नहीं तो बाकी कोई नहीं। सब अपनी ही सियासत के लिए आया है और अपनी ही सियासत चमका के चला गया है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उलमा को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, टिकट नहीं दिया। दरअसल ये है, अभी सुने पहले, जिस उलमा के बारे में हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, मुफ्ती अतर जावेद जी, अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया, जी, आरजेडी में गए, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि अगले मर्तबा आरजेडी उनको टिकट देंगे। उम्मीद करते हैं वैसे लग इनकी क्या रहा है बातों से। हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी दिया ही नहीं है। सुनिए पहले, हमारे इसमें देखिए, हम पहली अब्दुल्ला को टिकट भी नहीं मिला, जो कि 800 दावेदार थे। हम पहले ही बोले थे कि हर पार्टी जीतने के लिए कैंडिडेट देता है, ना कि हारने के लिए। हर पार्टी, उसमें उलमा और हुफ़ाज और दिगर ये मायने नहीं रखता है। पार्टी जीतने, देखिए हर आदमी जीतने वाले घोड़े पर दाव लगाता है। सबसे पहली गलत जो बात जीत नहीं, आप गलत बोले कि उलमा माने नहीं रखता। आखिर माने कौन रखता है? आप आरजेडी के बारे में बोल रहे हैं। सुनिए, हम आरजेडी के खिलाफत में हैं। हम क्या बोले पहले आपको कि हम कांग्रेस, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमको पकड़ होगा, हम पतंग के अलावा किसी को कर दिए। आप काहे इस चीज को कहेंगे कि आरजेडी उसको टिकट देता है कि नहीं देता है? उसका मसला वो जहाँ खड़ा हो, हमारा मसला हम पतंग में है ना। कहने का मतलब ये है, बात को समझिए भाई, ये वो नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, जो वो देखता है कि क्षेत्र में जो उम्मीदवार मेरा जीत सकता है उसको टिकट देगा, या किसी भी आदमी को टिकट दे देगा। एक उलमा होने के वजह वहाँ पे टेंट फाड़ के फेंक दिया था, अख्तरुल इमाम के सामने फाड़ा था। क्या हुआ, किसने? अब्दुल्ला सालिम जब वहाँ टेंट लगाया था कोई प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ का पब्लिक टेंट सामने फाड़ दिया था उन लोग का। क्यों?
इसलिए उसको पसंद नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला सालिम को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। ये अभी पॉइंट वाली बात है। जब अब्दुल्ला सालिम का सुनिए सर, जब अब्दुल्ला सालिम साहब का क्या कहते हैं टेंट चीर के फेंका है, तो उसी वक्त तो ओवैसी साहब उसको काहे टिकट दिया, काहे टिकट दिया उसको, काहे उसको लिया था? आप उसका पिछला रिकॉर्ड ये घटना दरअसल हम बता रहे हैं घटना के बारे में। ये जब सुनिए एक मिनट सुनिए, ये जो बात अभी ये लोग बोल रहा है, ये जब ये चारों विधायक एमआईएम छोड़ करके चले गए थे, जब अख्तर साहब बिहार सदर वहाँ पर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को लेकर के सभा कर रहे थे ना। अच्छा, वो भगोड़ी विधायक शाहनवाज हुसैन उनका टेंट तोड़ दिया था सदर साहब के सामने में। उसका पकड़ उस विधानसभा में नहीं है, इसलिए मजबूत कैंडिडेट को दिया है कि लोहा काटेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि शहनवाज आलम ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के टेंट को तोड़ दिया तो वो मजबूत नहीं हुए, वो मजबूत नहीं। लेकिन जो मुर्शिद आलम जिसको टिकट दिया उसने तो इल्ज़ाम लगाया वैसे साहब पर के हमने उनको पैसा दिया। वो बंदा है कि इमाम की पिटाई कर रखी उसने कि उसने जदयू और बीजेपी के खिलाफ तकरीर की, उसको वीडियो वायरल हुई। तो मुर्शिद आलम भी तो कोई वहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि वो शराबी है, उस पर कई तरह के इल्ज़ाम है। नहीं, वो विरोधी पर वो भारी है, जो शहनवाज आलम पर भारी है। शहनवाज आलम पर वो भारी है। कितना यकीन है कि शहनवाज आलम के खिलाफ वो जीत पाएगा, मुझे बताइए। हाँ, सीट निकल जाएगा। नसीमुद्दीन साहब के बेटा को कोई हरा सकता है वहाँ? अवाम हरा सकता है। अवाम है, सच बोलिए, अवाम अपनी जगह पे हरा पाएगा नहीं पाएगा वहाँ की तो अवाम नहीं करेगी। समझो भाई, मेरे बात को तोड़ मरोड़ दिया है। सबसे पहली बात हम क्या बोले कि हम सच बता रहे हैं, हम ओवैसी को जानते हैं, हम पतंग ही को वोट दिए हैं, हम ये बोले कि नहीं? लेकिन हम भाई ने सही बोले कि हम वोट देते हैं, लेकिन गलत हुआ तो हम सवाल भी पूछेंगे। हम सवाल कर सकते हैं। माजी की बात माजी की बात नहीं है। नहीं, काहे बोलेगा हमारा उलमा पीछे, हमारा उलमा क्या? आपसे माजी की बातें आपसे नहीं पूछ रहे ना। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं अमर विधानसभा से। क्या करते हो फैजान? मैं यहीं पर कटामाटा में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? ये भाई जो बोल रहे हैं मैं जो पतंग छाप में वोट दिया, पतंग आपसे कोई पूछा है कि पतंग छाप में दिए या नहीं दिए? आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगला चुनाव में आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे? भाई हम अमोर विधानसभा से हैं, कोई कहीं का कैंडिडेट कुछ हो, हमारा तो अख्तरुल ईमान रहेगा। इसलिए क्योंकि जिसको जो कांग्रेस वाले ने जिसको दिया है उसे तो कोला में लेकर के पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, है वो अपना लुंगी बांध नहीं पाता है, फिर उसको लेकर उसको ये करके वो हमारे खिलाफ आवाज़ कैसे उठा लेगा? हमारे खिलाफ अगर कोई आवाज़ कर दे, दबंग है जलील मस्तान, काम कराएगा वो। दबंग है, इसे दबंग कहते हैं। जिसे लुंगी बांधना नहीं आया उसे दबंग कहते हैं। आप क्या बोलो, क्या बोल रहे हैं? हम ये बोले जलील मस्तान साहब खुद अपना लुंगी नहीं संभाल पाते हैं, वो दबंगाई कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। उसको दो ही लोग चला रहे हैं, कांग्रेस को जो जलील मस्तान साहब अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको दो ही लोग चला रहे हैं। एक सोहेल क्या नाम है उसका, आमिर सोहेल, और एक इंजीनियर महबूब साहब। जो इंजीनियर महबूब साहब पहले जन स्वराज के दावेदार थे, जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो आ गए गठबंधन, मतलब नॉमिनेशन भी किए, वो नॉमिनेशन भी किए। सुने मेरी बात जो थी जी, न कांग्रेस पे थी जी, न आरजेडी में था, किसी में नहीं था ना। मेरा सिर्फ मेरा सवाल एक ही था, मेरा सवाल एक ही था, मेरा सवाल एक ही था। मैं शमशेर भाई नहीं, मेरा सवाल एक था कि हमारा उलमा कब आगे बढ़ेगा? आप उलमा को लेकर के आगे पीछे बयान करवा देंगे। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चक्रवर्ती की तकरीर और उसके क़यादत से हम उसको वोट दिए, उसको नहीं मिलेगा। अरे भाई उलमा है, हमको जहाँ जाने का हम वहाँ जाएंगे। भाई साहब ने पहली ईस्वी में एक मुद्दा उठाया था, स्वास्थ्य, जो कि मैं कहे वोट देंगे स्वास्थ्य। हम पार्टी को दे रहे हैं। सुने भाई साहब ने, आपने सुने एक मिनट रुक जाए, है ना, एक आपने एक सवाल किया था कि एमआईएम को यहाँ लोग क्यों पसंद करता है। और भाई साहब ने एक सवाल किया, ये उठाया कि हम स्वास्थ्य, रोड और जो भी विकास के बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो ये हालत है अभी सीमांचल का, इसको इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? वही आरजेडी, वही कांग्रेस, क्योंकि सत्ता में तो वही लोग थे ना, जेडीयू, बीजेपी। जो 2005 से तो आरजेडी और कांग्रेस की, हाँ जो भी है, उससे पहले आरजेडी भी थे, तो उससे पहले क्या सीमांचल नहीं था? जगह भी तो उससे लोग जानते नहीं थे। नहीं तो इलाका यहाँ से क्या मेंबर नहीं जाते थे, था ना। तो इसको इस हालत में लाने की जो लाया है सीमांचल को, गरीबी में जो धकेला है, किसने?
सत्ताधारी पार्टी ने। अच्छा, एक सवाल ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ, सवाल जो कभी नहीं किया ना, जो सवाल कभी एजुकेशन इसी चीज और को एजुकेशन देखते और हुए- स्वास्थ्य के ऊपर जो कभी सवाल नहीं किया तो वो जाएगा ही। वो तुम पतंग या क्या कहते हैं, तुम हाथ छाप को देख के वोट दोगे तो वही होगा ना। सुनिए ना, सवाल करो अपने कैंडिडेट से। इसी चाहे चीज आपका को कैंडिडेट कोई भी देखते हो। हुए, इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि हमने सुनो भाई, हमने कांग्रेस को भी देखा, हम आरजेडी को भी देखा। नहीं है। सुनिए पहले, अल्लाह ने हमको जबान यहाँ दिया है, मुसलमान की किसी को तादाद बोलने नहीं, है। किसी इत्तेफाक से एक मरतबा हम लोगों ने बीजेपी को भी यहाँ देखा है, शाहनवाज अल्लाह ने हुसैन हमको एजुकेट बनाया है। जेडीयू को भी देखा है। पड़े हुए हैं। कोई पार्टी, सुनिए पहले सुनिए मेरा। अच्छा भाई वो बात नहीं है, आप आप नहीं जानते। सीमांचल जो इलाका है ना सर, सीमांचल जो इलाका है, सीमांचल इलाके के अवाम ने हर एक पार्टी को मौका दिया है।